नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। कोचिंग संस्था मामले ने पकड़ा तूल। खान सर के वकील ने कहा खान सर नहीं करेंगे सरेंडर। बिहार की राजनीति में सुरक्षा को लेकर हुआ विवाद। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 में बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। पवन सिंह ने कहा बीजेपी का सच्चा सेवक हूं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात कर मुजफ्फरपुर अग्निकांड मामले का मुद्दा उठाया। बिहार विधान परिषद चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालेमो को नहीं मिला टिकट। बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। देश भर के युवाओं और छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर अब बेहद गंभीर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। पटना में उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हालिया फायरिंग और बवाल के मामले में पुलिस ने अब सीधे खान सर को ही नामजद आरोपी बना दिया है। जी हां, वही खान सर जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग देखते हैं, उनके खिलाफ पटना पुलिस ने हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी कई संगीन और गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस एफआईआर के सामने आने के बाद पूरे बिहार की सियासी और शैक्षणिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी और तोड़फोड़ से जुड़ा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कोचिंग के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों और छात्रों के बीच भारी बवाल हुआ था, जिसमें सरेआम फायरिंग की गई थी। इस पूरे उपद्रव के बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें अब खान सर को भी साजिश रचने और उपद्रव को बढ़ावा देने के आरोपों के तहत नामजद किया गया है। कानूनी जानकारों की माने तो जिन धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है वो बेहद गंभीर है। यही वजह है कि अब पटना में खान सर की संभावित गिरफ्तारी को लेकर भी अटकलों का बाजार बेहद गर्म हो गया है। पुलिस की कई टीम इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और कोचिंग के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब खान सर किसी विवाद में आए हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे गोलीबारी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं से जुड़ा है, जिसने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। छात्र वर्ग में इस खबर के बाद काफी बेचैनी देखी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में खान सर की तरफ से क्या सफाई आती है और क्या वे अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर पटना के एसएसपी का क्या कहना है। इसमें आप लोग अवगत करा दिया गया है कि जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोग के जो हथियार हैं उसको एफएसएल में अभी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका अवगत कराया जाएगा। हो गया है, क्या गिरफ्तारी होनी है? मैंने बताया कि एफआईआर होने के बाद जो दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके एफएसएल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोगों को उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोप सिद्ध हुआ है, गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो एफआईआर भेजा गया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का लोग को एविडेंस आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में लिखा गया है कि खान सर ने कहा है कि गोली चलाओ हम देख लेंगे। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि जो सबूत आएगा उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है, अभी अनुसंधान जारी है और आगे भी इस पर कार्रवाई होगी। खान सर पे एफआईआर हुई है? एफआईआर हुई। पटना का कोचिंग हब इस वक्त कानूनी जंग का मैदान बन चुका है। खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक जिन्हें पूरा देश खान सर के नाम से जानता है, उनके खिलाफ पटना के कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज है।
लेकिन आज खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने मीडिया के सामने आकर पुलिस की पूरी थ्योरी को पलटकर रख दिया है। वकील ने दो टूक शब्दों में यह कह दिया कि खान सर का पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं है। उनके सरेंडर करने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं बनता। वकील अरविंद कुमार महुआर का दावा है कि उनके क्लाइंट यानी खान सर की वजह से इलाके में कोई फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस ने एफआईआर में जो कुछ भी लिखा है वो बेबुनियाद है। आपको बता दें कि पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि खान सर ने अपने सुरक्षा कर्मियों को उकसाया और कहा था कि गोली चलाओ, मैं देख लूंगा। इस पर खान सर के वकील ने आज साफ साफ कहा कि खान सर ने ऐसा कोई भी भड़काऊ बयान या आदेश नहीं दिया है। यह पूरी कहानी मनगढ़ंत है। तो अब सवाल उठता है कि खान सर आगे क्या करेंगे? क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी? इसका जवाब भी डिफेंस वकील ने दे दिया है। खान सर अब कानूनी रास्ते से पुलिस को जवाब देने जा रहे हैं। कोर्ट में उनकी तरफ से एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जा रही है। वकील का कहना है कि वे सीधे कानून के दायरे में रहकर बेल की मांग करेंगे, न कि सरेंडर करेंगे। आपको याद दिला दें कि पूरा विवाद बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के रिजल्ट आने के बाद शुरू हुआ था। कोचिंग संस्थानों की आपसी खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई इस कदर बढ़ी कि बात लाठी डंडों, पत्थरबाजी और हवाई फायरिंग तक पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पटना पुलिस ने खान सर के 2 गार्ड्स को गिरफ्तार किया था और अब तलवार खुद खान सर पर लटकी है। लेकिन अब अग्रिम जमानत याचिका दायर होने के फैसले के बाद इस पूरे मामले में एक नया और बेहद दिलचस्प कानूनी मोड़ ले लिया है। अब देखना यह होगा कि पटना सिविल कोर्ट से खान सर को राहत मिलती है या फिर पटना पुलिस की मुश्किलें बढ़ती है। आइए देखते हैं खान सर के वकील ने क्या कुछ कहा। कानूनी अपडेट है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। क्या फंसाने की साजिश है? क्या हाँ, फंसाने की साजिश है। इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है। तो खान सर ने अपने बचाव के लिए क्या एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है? क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया का उपयोग किया? निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। क्या लगता है बेल मिल जाएगा उन्हें? अब तो वो तो जज पर डिपेंड करेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जज साहब पर ही डिपेंड करेगा ना। अभी तक क्या स्टेटस है? अभी तक ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। अभी तक का क्या स्टेटस है? खान सर के द्वारा या उनके किसी व्यक्ति के द्वारा कोई फाइलिंग की गई है सरेंडर या फिर बेल पिटीशन के लिए? नहीं, बेल पिटीशन फाइल हो रहा है। बिहार की सियासत से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वीआईपी सुरक्षा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने आवास पर तैनात सभी सरकारी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया है। इतना ही नहीं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने Z+ श्रेणी की सुरक्षा छोड़ने का बड़ा फैसला किया है। इस वक्त पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों की जगह पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का सीधा आरोप है कि बिहार सरकार ने राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना से काम करते हुए लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बड़ी संख्या में उनके आवास पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार ही उन्हें परेशान कर रही है तो जनता ही उनकी सबसे बड़ी ढाल और सुरक्षा है। इस पूरे विवाद पर राष्ट्रीय जनता दल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का यह पूरा बयान। राज्य की सरकार सुरक्षा समिति का हवाला देती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े नेता देश का आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष भी है बिहार विधान परिषद के अंदर में, कौन से सुरक्षा समिति है जी
कि कैसे मिला हुआ है राजीव प्रताप रूढ़िया, विवेक ठाकुर, संजय सिंह, नीरज जी से लेकर के, उमेश से लेकर के सब लोगों को, लेसी सिंह को, कि कौन से मानदंड है? वो एगो लोहरा रहता है स्टेज पर जो नया नया विधान परिषद में जिसको नामित किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कैसे कौन सा सुरक्षा मानक के तहत दिया जा रहा है? इतने बड़े मास लीडर जिनको अपमानित करना चाहते हो, ले जाइए 16 एकड़ में आपका आवास है भाई, सब सुरक्षा को लगाइए। ऐसे बिहार की कानून व्यवस्था खराब है, लगाइए सुरक्षा कर्मियों को उधर। एक भी खरोच आई, याद रखना, बिहार के जन आक्रोश को झेल नहीं पाओगे। लालू प्रसाद जी के आग्रह पर नीतीश कुमार जी ने, उसमें आवास के मामले में हम लोगों ने कहा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, लेकिन आप बंगले की लड़ाई लड़ना चाहते हो, बलात् आयात करते हो विवाद। ठीक है, तेजस्वी यादव जी ने अपनी सारी सुरक्षा को वापस कर दिया। सुरक्षा ले जाए, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं। इसके दो पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इसी आवास में रहते हैं। आपने तो आवंटित किया था एक पोलो रोड, सब लोग तो यही रहते हैं परिवार के साथ, लेकिन आप लोगों ने जानबूझ करके इस परिवार को अपमानित करना। अब क्या चाहते हैं कि बीच चौराहा पर हम इनको गोली मरवा दें? इस तरह की घृणित राजनीति नहीं होती है। तेजस्वी यादव के पास वायु की सुरक्षा नहीं रहेगी। जो सुरक्षा है उनको, सभी सुरक्षा को उन्होंने वापस करने का ऐलान कर दिया है। बिना सुरक्षा के चलेंगे? हाँ, जनता सुरक्षा करेगी भाई। इन लोगों को कौन मानदंड के तहत दिया गया है? सारे कितने अपराधी भरे हुए हैं सत्ता पे, सब पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। बिहार की सियासत से इस वक्त की एक सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बिहार विधान परिषद के रिक्त हो रही सीटों पर होने वाले द्विवर्षीय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट में 4 नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम है जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने जिन 4 चेहरों को विधान परिषद भेजने का फैसला किया है, उनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पवन सिंह का नाम शामिल है। 4 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हुए, उसमें पवन सिंह जी, संजय मयूख जी, शीला पंडित प्रजापति जी और गरीब तबके से आने वाले अनिल ठाकुर जी, सबको बनाया गया। सभी उम्मीदवार आए थे, अभी पवन सिंह जी भी आकर के। पार्टी के इस फैसले में सबसे ज्यादा ध्यान पवन सिंह के नाम ने खींचा है। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह देश भर की सुर्खियों में रहे थे। बीजेपी ने पहले उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर सबको हैरान कर दिया था। हालांकि उस चुनाव में पवन सिंह को जीत तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने भारी वोट पाकर अपनी सियासी ताकत का एहसास सबको करा दिया था। अब बीजेपी ने एक बार फिर पवन सिंह पर बड़ा भरोसा जताया है और उन्हें विधान परिषद का उम्मीदवार बनाकर सीधे उच्च सदन भेजने की तैयारी कर ली है। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को मेरा दिल से प्रणाम है और दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि पार्टी मेरी माँ है। एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूँ, आजीवन रहूँगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। राजनीतिक गलियाराओं में चर्चा तेज है कि बीजेपी का यह कदम राजपूत वोट बैंक को साधने और भोजपुरी बैलेट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। पवन सिंह के अलावा बीजेपी ने सांगठनिक संतुलन और सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। पार्टी के पुराने, भरोसेमंद और बेहद कद्दावर नेता हैं जो लगातार मीडिया और संगठन में बीजेपी का मजबूत पकड़ रखते आए हैं। पार्टी ने एक बार फिर उनकी सेवाओं पर मुहर लगाई है।
अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित, इन दोनों नामों को शामिल करके बीजेपी ने जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और सामाजिक न्याय के समीकरण को भी साधने की बड़ी कोशिश की है। इस घोषणा के साथ बिहार की राजनीति में बयानों का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष जहां इसे बीजेपी की मजबूरी बता रहा है, वहीं एनडीए खेमे में इस बात को लेकर भारी उत्साह है कि पार्टी ने सही समय पर और बेहद संतुलित उम्मीदवारों का चयन किया है। चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो नामांकन दाखिल कराने की अंतिम तिथि 8 जून है। ऐसे में समय बेहद कम है और माना जा रहा है कि बीजेपी के ये चारों उम्मीदवार अगले 24 से 48 घंटे के भीतर पटना में अपना अपना पर्चा दाखिल कर देंगे। बिहार एमएलसी चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। आके न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। बिहार की सियासी सरजमी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। गठबंधन के भीतर सीटों और चेहरों को लेकर चल रहा सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। एनडीए के इस बड़े ऐलान से जहां चिराग पासवान की लोजपा का कद गठबंधन में और बढ़ता दिख रहा है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। अगर उम्मीदवारों की सूची पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने कोटे से 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें सबसे चर्चित नाम भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का है। पवन सिंह के अलावा भाजपा ने वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और महिला चेहरे के तौर पर शीला पंडित को प्रत्याशी बनाया है। इस सूची के सामने आने के बाद भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह है। इस रणनीतिक फैसले और अपनी उम्मीदवारी को लेकर भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार पवन सिंह का क्या कहना है और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या दावा किया है, यह हम आपको आगे सुनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने कोटे के 4 उम्मीदवारों के नाम साफ कर दिए हैं। जदयू ने इस बार सबसे बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को विधान परिषद भेजने पर मुहर लगा दी है। निशांत कुमार के अलावा जदयू ने भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है, जबकि परिषद के उपचुनाव वाली सीट के लिए ललन प्रसाद के नाम की घोषणा की गई है। जदयू के इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग और महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। गठबंधन की तीसरी सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अशरफ अंसारी को मैदान में उतारकर चिराग पासवान ने राजनीतिक और सामाजिक संतुलन साधने की एक बड़ी कोशिश की है, जिसकी चर्चा इस वक्त सियासी गलियाराओं में खूब हो रही है। लेकिन इस पूरी घोषणा के साथ ही यह भी साफ हो गया है कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीप प्रकाश को इस बार विधान परिषद चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सका है। अगर विधान परिषद चुनाव के गणित पर नजर डाले तो मौजूदा विधानसभा के संख्या बल के आधार पर किसी भी एक उम्मीदवार को जीत दर्ज करने के लिए करीब 25 विधायकों के वोटों की आवश्यकता होती है। आंकड़ों के इस खेल में एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, जिसके कारण भाजपा, जदयू और लोजपा के सभी 9 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इस पूरे चुनावी समीकरण और आंकड़ों के गणित को समझाते हुए जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उनकी इस खास बाइट पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।